प्यारे बच्चों, BLED.in में आपका स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर उषा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जैसा कि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि BLED फर्स्ट ईयर में जो समकालीन भारत है, जो कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया करके सब्जेक्ट है, उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और आज हम आपको उसका आखिरी पार्ट पढ़ाएंगे, पार्ट 6। तो शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हम आपको पढ़ा रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने आपको रिव्यूज़ दिया था। तो उस रिव्यूज़ में क्या है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी नई शिक्षा नीति है, उसके जितने भी स्टेप्स हैं, ठीक है, उनकी समीक्षा अगले 5 वर्षों में की जाएगी। और जो कार्यान्वयन की प्रगति है और समय समय पर उभरती हुई जो भी टेंडेंसीज़ हैं, उनकी जाँच के लिए क्या होगा, एवोल्यूशंस भी होंगे। आगे हम देखेंगे इन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों और जो भी हैंडीकैप्ड हैं या OBCs हैं और जो महिलाएं हैं, उनके लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। शैक्षिक स्तर ऊपर उठाने के साथ साथ आर्थिक विकास के कार्यक्रम भी इन क्षेत्रों में क्या किए जाएंगे, चालू किए जाएंगे। स्त्री शिक्षा के लिए समिति ने सिफारिश की है कि सभी स्तरों पर जो महिलाओं की शिक्षा है उसको प्रधानता दी जाएगी। उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। आज स्त्री शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र, स्त्रियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, ये जितने भी उपक्रम हैं अपर्याप्त और प्रभावहीन सिद्ध हो रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन में बाल संगोपन शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। स्त्री पुरुष समानता लाने के लिए स्त्रियों को केवल शिक्षित करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु नारी समाज को हर क्षेत्र में मजबूत और समर्थ बनाना इस पॉलिसीज़ के उद्देश्य हैं और आवश्यक है। अब देखेंगे कि जो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके बारे में सामाजिक न्याय और समाज दोनों में समान अवसर दिलाने की दृष्टि से विद्यालयों में प्रोफेशनल एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है। परंतु कुछ लोग इस उपक्रम का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। कुछ संपन्न अभिभावक और उनके बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन की व्यवस्था है वो गरीब तथा सुविधाओं से वंचित छात्रों के लिए है और वो इसे स्वीकार करने में क्या करते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं। इसलिए जो प्रोफेशनल्स एजुकेशन है और जो सामान्य शिक्षा है, इस प्रकार से उसमें समन्वय किया जाए कि लोग उसे सहर्ष स्वीकार करें और सहर्ष स्वीकार करने के बाद उनकी क्या हो, सर्वोन्मुख उनका विकास हो। आगे देखेंगे कि हम परीक्षा पद्धति में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। जो पॉलिसीज ने निर्णय लिए हैं कि समानता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से परीक्षा पद्धति में सुधार आवश्यक है। जो आज की जो एजुकेशन है, परीक्षा का साधन संपन्न उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन जो अमीर घरों के बच्चे ट्यूशन लगाते हैं उन्हें अधिक से अधिक अध्ययन सामग्री मिल जाती है और अनेक प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। वे इसके लिए अधिक धन भी खर्च कर सकते हैं, परंतु जो गरीब पेरेंट्स हैं वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अधिक पैसे खर्च नहीं कर सकते और ना अपने बच्चों को अधिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो अमीर पेरेंट्स के बच्चे हैं अधिक से अधिक लाभ उठा लेते हैं और गरीब बच्चे उनसे वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार हमारी परीक्षा पद्धति विषमता का पोषण कर रही है और समानता के मार्ग में अवरोध पैदा कर रही है। शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक या मातृभाषाओं को इम्पोर्टेंस देना। जो राममूर्ति समिति के अनुसार जो हायर एजुकेशन का माध्यम कैसा है, इंग्लिश है। और जो ग्रामीण और जो पिछले वर्ग से आने वाले जो बच्चे हैं, वो अंग्रेजी क्या होती है उनके लिए एक बड़ा हर्डल बन जाती है, बड़ी बाधा बन जाती है। केवल संपन्न और शहरी क्षेत्र के बच्चे अंग्रेजी माध्यम का लाभ उठा पाते हैं। इसलिए शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनाई जाए। गांधी जी जैसे जो विचारक हैं तथा शिक्षाविदों ने मातृभाषाओं द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया। जब तक हम मातृभाषाओं का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो इजी टू टेक, मतलब आसानी से जो हमारा लिटरेचर है उसको समझ पाएंगे। अब आगे हम जानेंगे कि द फ्यूचर के बारे में क्या है। तो भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप इतना पेचीदा है कि उसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना सकना संभव नहीं। फिर भी हमारी उन परंपराओं को देखते हुए जिन्होंने हमेशा बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को महत्व दिया है, इसमें से किसी तरह का शक नहीं कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे। और जो सबसे बड़ा काम है कि शैक्षिक पिरामिड की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना
उस बुनियाद को जिससे इस शताब्दी के अंत तक लगभग 100 करोड़ लोग होंगे। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो इस पिरामिड के शिखर पर हों वे विश्व में सर्वोत्तम स्तर के हों। पास्ट में इन दोनों छोरों को हमारी जो कल्चर के मूल स्रोतों ने भली भांति संचित रखा, लेकिन विदेशी आधिपत्य और प्रभाव के कारण इस प्रक्रिया में विकार पैदा हो गया। अब मानव संसाधन विकास का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास पुनः शुरू होना चाहिए, जिसमें शिक्षा अपनी बहुमुखी भूमिका पूर्ण रूप से निभाए। अब देखिए कि राममूर्ति रिपोर्ट की कमेटी की क्या रिपोर्ट है, राममूर्ति समिति की क्या रिपोर्ट है। तो नई शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन की जांच के लिए तथा उसके आवश्यक सुधार लाने के लिए मई 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई और इस समिति ने दिसंबर 1990 में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की वह नई शिक्षा नीति की 5 बातों पर आधारित है और ये 5 बातें किस प्रकार से क्लासिफाई की गई हैं। समानता और सामाजिक न्याय, ठीक है। दूसरा है शिक्षा व्यवस्थापन का सभी स्तरों पर विकेंद्रीकरण। तीसरा है सहभागी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना। चौथा है विकासशील मानव समाज की निर्मित के लिए मूल्य शिक्षा को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित करना। 5वां है कार्य प्रणाली को गतिशील तथा मजबूत बनाना। राममूर्ति समिति ने शिक्षा की जो भूमिका है, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं और जो उसके आवश्यक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए सिफारिश की। राममूर्ति समिति की निम्नलिखित सिफारिशें कुछ इस प्रकार से हैं कि शिक्षा की दृढ़ एवं स्थायी नींव रखने के लिए शिक्षा में तकनीकी एवं विज्ञान पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, जिससे छात्रों का क्या हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो और वे अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकें। आगे उन्होंने क्या बताया कि शिक्षा के माध्यम से विभिन्न स्किल्स को आत्मसात करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए ताकि छात्रों को विविध कार्यों की प्रक्रिया एवं परिस्थिति का पूर्ण परिचय मिल सके। इस प्रक्रिया से प्रवीणताओं को आत्मसात करने का अभ्यास भी होगा और इससे संतुलित व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, कम्युनिकेशन, ठीक है, और फिजिकल जो हम वर्क करते हैं उनके करने के मूलभूत कौशलों का भी समावेश होगा। इसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स को विशिष्ट व्यवसाय अपनाने और इस क्षेत्र में विकास करने के लिए उपयुक्त कौशलों का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। मूल्यों के संवर्धन और उनके कंजर्वेशन के लिए शिक्षा के द्वारा ऐसा वातावरण निर्माण किया जाना चाहिए जिससे छात्र अपने जीवन में मूल्यों को क्या कर सकें, प्रतिष्ठित कर सकें, जैसे साहस, न्याय, ईमानदारी, समग्रता तथा प्रत्येक जीव के प्रति सम्मान भाव। छात्रों का अपना चरित्र का निर्माण के लिए नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय मूल्यों को शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इन मूल्यों से छात्रों में ध्येय निष्ठा जागृत होगी और उनमें कैसा होगा, उनमें एक डिटर्मिनेशन की स्पिरिट है वो पैदा होगी। समाज में रहने के कारण बच्चों को अपने कार्यों की प्रासंगिकता और अर्थबोध का भी आभास होगा कि वो कैसा कार्य कर रहे हैं। अपने भावी जीवन में राष्ट्रीय भावना को आत्मसात करने तथा सामाजिक प्रतिबद्धता का एहसास करते हुए छात्र सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्रिय भाग लेंगे। इस प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका एक मध्यस्थ की भूमिका होगी। आगे हम देखेंगे कि समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समिति ने सामाजिक, आर्थिक, प्रदेशीय तथा लिंग भेद से उत्पन्न होने वाली विषमताओं को नष्ट करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं रखना है, विषमता को नष्ट करना शिक्षा का प्रमुख कार्य होना चाहिए। समान विद्यालयीन व्यवस्था, समानता और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए समान विद्यालयीन व्यवस्था होनी चाहिए और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुगठित कार्यप्रणाली की नितांत आवश्यकता है। ठीक है, जितने भी हमारे शासकीय, स्थानीय, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी अनुदान पर चलने वाली शिक्षा संस्थाओं का योगदान आवश्यक है। शिक्षा संस्थाओं के शैक्षणिक स्तर को ऊंचा करना भी अनिवार्य है। प्राइवेट विद्यालयों में भी परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। अब विषमता नष्ट करने के लिए प्रयास, शिक्षा के द्वारा सामाजिक विषमता को नष्ट किया जा सकता है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वहाँ तक शिक्षा का प्रकाश अभी भी नहीं पहुँचा है। इसलिए इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए जो इन उपेक्षित क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके।
आज बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं इस सामाजिक असमानता को राजनीतिक मुद्दा बनाने की फिराक में है। इसी बात को लेकर विभिन्न प्रदेशों में छोटे राज्य बनाने की मांग बढ़ रही है और उसके लिए आंदोलन शुरू हो गए हैं, जैसे झारखंड आंदोलन, बोडो आंदोलन, उल्फा आंदोलन, उत्तराखंड खालिस्तान तथा विदर्भ आंदोलन आदि। इसलिए इन अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की सुविचारित नियोजन तथा कार्यान्वयन की महती आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में अधिकांश लोग क्या हैं, शिक्षा से वंचित हैं, इसलिए वे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है। तब तक क्या हो, सच्चे प्रजातंत्र की स्थापना नहीं होगी और आम आदमी शिक्षा से क्या रहेगा, वंचित रहेगा। इसलिए राजनीतिक निर्णय और शैक्षिक प्रतिबद्धता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्या है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी मातृभाषाओं के द्वारा ली जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों को यह सुविधा प्रदान करनी चाहिए कि बच्चे अपनी मातृभाषा में परीक्षा दे सकें। इसी प्रकार प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाए। मातृभाषाओं में पुस्तकें तथा संदर्भ ग्रंथ तैयार किए जाएं। इस प्रकार के सम्मिलित प्रयास से भी मातृभाषाओं के महत्व को बढ़ावा दिया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि शिक्षा का नियोजन और उसका जो व्यवस्थापन है, उसका विकेंद्रीकरण के बारे में राममूर्ति समिति ने क्या कहा। तो राममूर्ति समिति के अनुसार अपना देश अत्यंत विशाल, विस्तृत और विविधतापूर्ण है, ये आप सब जानते हैं। इसलिए शिक्षा के नियोजन के साथ साथ व्यवस्थापन का भी क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। यह विकेंद्रीकरण केंद्र सरकार से लेकर राज्य, जिला, ठीक है, तालुका, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक होना चाहिए। इस प्रकार के प्रयास से सभी स्तरों के लोगों को सुधारित व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। अब जो विश्वविद्यालय हैं उनकी जो स्वायत्तता के बारे में समिति ने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्या शाखा यानी कि फैकल्टी को स्वायत्तता देने की सिफारिश की। उन्होंने कहा इतना ही नहीं, समिति ने अध्यापकों को भी ऑटोनोमस बॉडी देने की स्थापना की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। समिति के मत से परीक्षा पद्धति सुधारने के लिए कंटिन्यूस इवैल्यूएशन भी किया जाना चाहिए। इस बात की सफलता के लिए इस पर आधारित है कि शिक्षकों का स्तर कहाँ तक सुधरा है, उन्हें कौन से अधिकार मिलते हैं और उनके कार्यों का विकेंद्रीकरण की सीमा तक होता है। समिति द्वारा सुझाए गए शिक्षण केंद्र विकेंद्रीकरण के मूलाधार हैं। सहयोगी शिक्षा व्यवस्था में समिति ने सहयोगी शिक्षा की व्यवस्था की सिफारिश की है। इस प्रकार की अवधारणा शिक्षा के हर स्तर पर होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था के सभी घटकों में सहयोग होना चाहिए और सहयोग का वातावरण पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम आपसी सहयोग से कार्य करेंगे तो कार्य भी आगे बढ़ेगा और कार्य करने में भी अच्छा लगेगा। संसाधनों की अपेक्षा मनुष्य की अधिक प्रतिष्ठा। राममूर्ति समिति ने मानव संसाधन के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 1986 की नई शिक्षा नीतियों में प्रतिपादित शिक्षा के विविध क्षेत्रों में विकास करने की सिफारिश की है। उसके पीछे उद्देश्य यह था कि समाज और देश की बदलती हुई जो आवश्यकताएं हैं, आशाएं हैं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर मानव संसाधन के कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। इससे जो आने वाले समय में मनुष्य संसाधन का उचित उपयोग किया जा सके और शिक्षा द्वारा निर्मित नई पीढ़ी के समक्ष नए आह्वान और चुनौतियां आएंगी और उनको हल करने के लिए वे सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। समिति के अनुसार मनुष्य एक संसाधन है, परंतु मनुष्य को संसाधन से कुछ अधिक माना जाए। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि उसका अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था पर उपयोगितावाद का अधिक प्रभाव है, उसे कम किया जाना चाहिए। इसके लिए देखिए, यह उचित होगा कि जो मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय रखना मतलब एक सही होगा, क्योंकि शिक्षा शब्द का अर्थ व्यापक है। उसके अंतर्गत संस्कृति, कला, युवा कल्याण, क्रीड़ा, खेल, नारी कल्याण और बाल कल्याण इत्यादि शब्द क्या है, समावेशित हैं। मूल्य शिक्षण के लिए समिति के अनुसार मूल्य शिक्षण क्या है, एक कंटिन्यूअस शिक्षण की प्रक्रिया है और उसे निरंतर व्यक्ति के विकास में प्रयासरत रहना चाहिए। बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक मूल शिक्षण शुरू
रहना चाहिए। युवा वर्ग को परिवार, समाज और जीवन पद्धति से दूर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनके बीच में रहकर अपना जीवन संवारना चाहिए। विकास की जो प्रोसेस है उसमें युवा वर्ग का सक्रिय सहयोग लिया जाना चाहिए। अब मूल शिक्षा की प्रक्रिया में दिल, दिमाग और हाथ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, हेड, हार्ट, हेड एंड हैंड्स। वैचारिक शक्ति और हृदय की भावना से आता है। ठीक है, उसकी प्रक्रिया में हमारा दिल, दिमाग और हाथ तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है और तीनों को मिलकर क्या करना है, कार्य करना है। वैचारिक शक्ति, हृदय की भावना से आत्मीयता, अपनापन का विकास किया जाना आवश्यक है। हमारा जो दिमाग है, ठीक है, हमारा जो दिमाग है और हमारा जो हार्ट है, तो हार्ट का जो और दिमाग का जो एसोसिएशन है वो आवश्यक है। समिति के अनुसार आज हमें सामाजिक प्रतिबद्धता वाले मनुष्यों तथा मानव संसाधन से परिपूर्ण राष्ट्र की आवश्यकता है। तो इतनी सारी जो विशेषताएं हैं, उसके अतिरिक्त राममूर्ति समिति ने इस बात पर भी बल दिया है कि शिक्षा व्यवस्था की प्रक्रिया में कार्य करने की आदत, ठीक है, तथा या अथवा संस्कृति का निर्माण करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में शिक्षा व्यवस्था के बाहर के व्यक्ति भी सामाजिक और आर्थिक विकास से उपादेय सिद्ध होंगे और उनके माध्यम से समाज कल्याण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में मानव कल्याण ही इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है। शिक्षा के द्वारा नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति तथा कलात्मक संपत्ति का ज्ञान दिया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा जो हमारा युवा वर्ग है उसमें उत्कृष्ट इच्छा और आकांक्षाएं पैदा की जाएं कि वे देश की सांस्कृतिक धरोहर के सच्चे उत्तराधिकारी हों। समिति की सभी सिफारिशों का जो वास्तविक अर्थ यह है कि मूल्यों के जो पैकेजेस द्वारा आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वैचारिक दृष्टि से प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जाए। छात्रों में सामाजिक प्रतिबद्धता और राष्ट्र प्रेम पैदा किया जाए, जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था टिकाऊ बने और देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा जो हम आपको पढ़ा रहे थे समकालीन भारत, जो बीएलएड फर्स्ट ईयर में आपका एक विषय है, उसमें जो एक टॉपिक है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो आज हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था और छोटे छोटे क्वेश्चंस बीच बीच में इससे पूछे जाएंगे, तो इसको आप प्रॉपर नोट्स बना के इसको स्टडी करें। ठीक है, और इसको बार बार पढ़ें, तभी आपके दिमाग में ये बैठेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों हमारा इतना ही, और आप हमसे हमारी ईमेल की जो साइट है blednotes@gmail.com, उस पर आप अपने कोई भी विचार हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही हमारी बुक्स के लिए आप bled.in पर जाइए। अब हमें आपको एक चीज़ बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक की इंग्लिश मीडियम की बुक्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत परेशान होते थे, उन्हें मैटर नहीं मिलता था, किसी तरह से हम लोगों ने बहुत मेहनत करके आपके लिए बुक्स बनाई हैं। तो आप बिल्कुल भी देर ना कीजिए, और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उसको आप लिख लीजिए 7055248478। ठीक है, ये आपको हमारी साइट पे भी मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पे हमसे बुक्स की वांट कर सकते हैं, या आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही हम आपको और बता दें कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए हमारे पास फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक की बुक्स हैं। साथ में 2nd ईयर और 3rd ईयर के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी किताबें हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ आप किंडल पे भी बुक्स हमारी पड़ी हुई हैं, तो आप स्टडी कर सकते हैं। आगे आप को हम बता दें कि जो बीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं उनमें चाइल्ड डेवलपमेंट है, कोर मैथमेटिक्स और कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, नेचुरल साइंसेज, कोर सोशल साइंसेज, नेचर ऑफ लैंग्वेज की बुक्स हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं, और इनको आप हमसे मंगा सकते हैं। अपना एड्रेस आप हमें मेंशन कर दीजिए व्हाट्सएप पे, तो हम आपके जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे हम आपको कोरियर के द्वारा, और एक बात और है कि हम कैश ऑन डिलीवरी भी हमने शुरू कर दी है, तो उसके माध्यम से भी आप बुक्स को मंगवा सकते हैं। 2nd ईयर की जो बुक्स है हमारे पास इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की, वो इस प्रकार से है कि कॉग्निशन एंड लर्निंग की बुक आ गई है, लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम की बुक है हमारे पास, ह्यूमन रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस की बुक और लैंग्वेज एक्विजिशन की बुक भी हमारे पास आ चुकी है। 3rd ईयर की जो बुक्स हैं वह हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, लॉजिको मैथमेटिक्स, पेडागोगी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, स्कूल प्लानिंग और मैनेजमेंट की बुक है,
इसके साथ ही हिंदी मीडियम की भी सभी बुक्स हमारे पास उपलब्ध हैं। तो आप देर ना करिए, प्रॉपर अपना तैयारी करना शुरू कीजिए, ठीक है। और अधिक इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारी जो साइट है BLED.in पर विज़िट कीजिए। और सुनिए ध्यान से, हमारी आपसे एक ही अपेक्षा रहती है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और यदि आप अभी भी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए बहुत सारी जितनी भी जानकारी BLED से लेकर है वो आपके लिए लेकर हम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी डॉक्टर उषा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।